आज का बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत लोगों में ये पाया जाता है। बहुत डेयरिंग होते हैं जो बता सकें कि हाँ, हमारे अंदर लालच है। क्योंकि लालच को एक पाप के रूप में देखा जाता है ना, और बहुत ही हीन तरीके से देखा जाता है, अरे लालची है ऐसा करके। पर हर विशेषता अपनी एक अनूठी सा, सार्थकता लेके आती है। हर एक का एक अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि जिद्दीपन खराब है और लालच खराब है, बाकी सब अच्छे। सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस है, और कोई भी चीज बुरी नहीं है। और हो सकता है कि आपके सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक ये ग्रीड हो। तो एक एक सेकेंड। थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि मुझे भी आईपैड से कनेक्ट होना पड़ रहा है। तो आप लोग के स्टेबनेस के बाद बहुत सारे फीडबैक मिले, और मेरे को बहुत खुशी हुई। इसलिए नहीं खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी तारीफ की या इस विजडम को बहुत सराहा। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने को एक जिद्दी के रूप में पहचाना, और आपने काम करने की इच्छा जाहिर की कि यस मैडम, हमको अब अपने ऊपर काम करना है। आपने जो बताए थे वो टच वाला वो सफिशिएंट नहीं है। और एक ने तो मुझे ये कहा कि अब इस उम्र में आके मैं अपने जिद्दीपन को कैसे दूर करूं। तो देखिए, बदलने के लिए एक क्षण काफी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी विलिंगनेस। अगर आप चाहते हैं कि आप बदलेंगे, तो कोई उम्र कोई समय आपके लिए अनुपयोगी नहीं होगा। जैसा भी चाहे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। एक लड़की ने इतने प्यार से अपने पूरे नोट्स बना के देखिए भेजे थे मुझे कि मैडम मेरे में ये है। और मैं हमेशा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती थी कि मेरा बिहेवियर पैटर्न इतना गंदा क्यों है। पर जब आज आपका मैंने सेशन सुना तो अपने आप को पहचाना, और अब मैं और अपने प्रति अवेयर हो गई हूँ। किसी ने कहा कि उनके हस्बैंड का है, परंतु वो अब और कंपैशन के साथ अपने हस्बैंड को देखेंगी। तो ये जो आपके फीडबैक मिलते हैं ना फ्रेंड्स, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, मैं जो विजडम दे रही हूँ, लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं। वरना ये ज्ञान भारत एंटरटेनमेंट और टाइम पास का नहीं है। अगर आप विलिंग हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, तो इससे ज्यादा खुशी हम पूरी टीम को नहीं होगी कि आप लोग अपने आप को सुधार रहे हैं। और मैं भी सुधार रही हूँ। मैं भी प्योरीफाइड होने के लिए ही बैठी हूँ आप लोग के सामने, कि मेरा ज्यादा से ज्यादा प्योरिफिकेशन हो। तो आज का जो ग्रीड का टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा है। इसलिए प्यारा है कि मैं लास्ट में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। इसके पीछे एक डर होता है, अपर्याप्तता का, मतलब कमी का। कोई अभाव है, कोई कम है चीज। और इसका जो नेगेटिव पोल है सोल का, वो हमेशा अतृप्त रहेगी। उसके में कंटेंट होगा ही नहीं, संतोष नाम की कोई चीज नहीं होगी। और उसका जो प्लस पॉइंट है वो डिमांडिंग है। पूरे समय वो डिमांड ही करता रहेगा, और उसके कारण वो ज्यादा मेहनत करता है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अपना आगे देखेंगे तो वो डिमांडिंग रहेगा, मांग ही मांग करता रहेगा। तो ये जो भय है, अभाव का भय, ये लालच की विशेषता की तरफ लेके जाता है। ये कभी भी पर्याप्त नहीं होने का, कि जो भी चीज देखो, हंसाओ मत, हंसाओगे तो फिर मैं कॉन्सेंट्रेट होके नहीं बोलूंगी, है ना। तो जो मैसेज कर रहे हो वो प्लीज। तो ये कभी भी पर्याप्त नहीं होने का है, बहुत कम होने का डर है, ताकि मेरे पास जो भी चीज है वो कम है। ये भूख से मरने का डर है। ये बिना किसी प्रकार के पोषण के करने का भय है। पोषण का अर्थ हम समझते हैं कि दाल चावल सब्जी रोटी जो हम फूड लेते हैं, पर आत्मा के लिए फूड अलग अलग होते हैं। किसी के लिए ये धन रहेगा, उसका पोषण धन से हो रहा है। किसी के लिए ये प्रसिद्धि का रहेगा, किसी के लिए ये शक्ति का रहेगा, किसी के लिए ज्ञान का रहेगा, किसी के लिए बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स हो वैसा रहेगा। कई लोगों को भोजन का मतलब, जो हम जिसको लिटरली भोजन कहते हैं, उसका भी बहुत
भय रहता कि ज्यादा खा लें हम करके, हमारे पास कम ना हो जाए उसके लिए। तो आत्मा के लिए कोई भी प्रकार की भूख हो, चाहे वो धन की हो, ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स की हो, ज्ञान की हो, जो भी है तो वो भूख ही ना। वो भूख ये लालच को पैदा करता है। तो ये किसका है, कौन से आर्केटाइप का है? सेज का है। सेज मतलब जो वर्ड से खेलता है, जो बहुत बोलता है और बहुत अच्छे से अपने को एक्सप्रेस कर सकता है। हम जिसे जानते हैं कि सॉरी, ऋषि या सेज कौन है? बहुत ही सामाजिक मिलनसार होते हैं, बहुत सोशलाइज कर सकते हैं, बहुत जल्दी वो फ्रेंड्स बना लेते हैं, खुश मिजाज रहते हैं और उदार प्रकृति व्यक्ति के रहते हैं। उदार मतलब बहुत ही जनरस रहेंगे, उनको बांटने में मजा आता है। तो ये खुद महसूस करता है सेज कि वो स्वयं बहुत जनरस है, जीवन बहुत दयालु है, प्रकृति बहुत दयालु है, पूरा अस्तित्व दयालु है, पर उसके बावजूद जो उसकी विशेषता है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सोल हमेशा अपने कंट्रास्ट से सीखती है, विपरीत से सीखती है। तो इसका जो है वो समझ रहा है कि सभी जनरस है, और सेज खुद एक बहुत ओवरफ्लोइंग पर्सन रहता है। वो इंट्रोवर्ट नहीं रहेगा, वो एक्सट्रोवर्ट रहेगा। वो बहुत जल्दी अपने अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में सबके लिए बता देगा। यस 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 यस, ट्रू। वो एक्सट्रोवर्ट रहता है और ओवरफ्लोइंग रहता है, पर इसकी विशेषता बिल्कुल इसकी उल्टी है। इसको अंदर से हमेशा एक खोखलापन, एक खालीपन महसूस होगा, शून्यता का महसूस होगा। और वो क्यों होता है फ्रेंड? अस्तित्व की पूर्णता से में भाग लेने में सक्षम नहीं हूं। मतलब उसको लगता है कि मैं जो होल एग्जिस्टेंस है ना, उसकी फुलनेस को मैं नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। तो ये हमेशा उसके अंदर एक खालीपन, एम्प्टीनेस उसको हमेशा लगते रहेगी। और मैं मोबाइल से पढ़ रही हूँ ना, क्योंकि मेरे सारे नोट्स आईपैड में है, तो थोड़ा सा। तो जो कोई भी इससे पीड़ित रहता है, तो उसको महसूस होता है कि वो अधिक से अधिक चाहता है। वह इसके और उसके बिना नहीं रह सकता। जब भी उसको कोई चीज पर्याप्त नहीं मिलती है जो वो पसंद करता है, तो वो बहुत पैनिक हो जाता है। और वो किस लिए लालची है? उसकी इच्छा की वस्तुएं उतनी ही डिफरेंट हैं जितनी हमारे लाइफ के पन्ने होते हैं। आप अनगिनत उनकी लिस्ट बना सकते हो। और इस व्यक्ति में जो भी, मतलब जिस भी तरीके से उसका थॉट जाएगा कि ये मेरे को कम है, तो उसकी लालच उस जगह पे बढ़ जाती है। वो अधिक टेम्परामेंट चाहता है, अधिक खुशी चाहता है, अधिक सफलता चाहता है, अधिक धन चाहता है, अधिक अटेंशन चाहता है, अधिक शांति चाहता है, अधिक सुविधाएं और आराम चाहता है। उसके पास अधिकार ज्यादा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अधिक क्लैरिटी हो, मोर ग्रोथ हो, मोर ब्यूटी हो, और बहुत ज्यादा उसके पास पदार्थ हो, मटेरियलिस्टिक चीजों के। मतलब आप उस पन्ने को, उस लिस्ट को आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा की अपनी अपनी स्टेजेस होती हैं। जिसे इसमें एक बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जैसे यंग सोल है, वो क्या करेगा? यंग सोल अपने करियर की तरफ ज्यादा करेगा, सफलता उसके लिए रहेगी, लोग उसको वैलिडेट करें, सुंदरता, भौतिक सम्मान, ये जो चीजें हैं वो यंग सोल्स उस तरफ उसकी लालच रहेगी। जैसे जैसे सोल ओल्ड होते जाएगी, प्रौढ़, मैच्योर, ओल्ड होते जाएगी, उसका फोकस, उसका लालच किस तरफ जाएगा? मोर फ्रेंडशिप, इनफ लव, मोर इंटेंसिटी, मोर इंसाइट, मोर क्लैरिटी। अब आप समझ गए होंगे कि लालच धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके अच्छी चीजों के लिए जा रहा है। पर लालच साल लालच है, ऐसा नहीं कि आप अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा चाहते हैं तो आप गलत है, नहीं। आप सही हैं, वो गलत गलत ही रहेंगे। कोई भी चीज को पर्याप्त से ज्यादा पाना, उसके प्रति वासना रखना, वो एक लालची है। तो ये ओल्ड सोल्स दूसरी तरफ जाएंगी, मोर रियलाइजेशन, मोर एनलाइटमेंट, मोर नॉलेज, मोर स्पिरिचुअल ग्रोथ, सब उस तरफ ज्यादा जाएंगे। कहते हैं कि लालची आदमी में
के पेट में एक ऐसा छेद होता है जिसे भरा नहीं जा सकता। मुझे अच्छा लगा ये सेंटेंस। ये व्यक्ति जो लालची होता है वो अपनी सारी ऊर्जा उस चीज को पाने के लिए ले जाता है जिसमें उसको कमी लगती है। अगर उसकी खराब हो जाएगी तो वो हेल्थ के प्रति एक्सट्रीम में चला जाएगा। अगर उसको लगेगा नॉलेज लेना है तो वहां एक्सट्रीम में जाएगा। जहां वो अपने विचार को करेगा, जहां वो उसका फोकस जाएगा, उसी तरफ वो लालच के कारण काम करता जाएगा, अपनी एनर्जी को वहीं प्रोजेक्ट करेगा जहां पे उसको कमी महसूस होती है। वो डिमांडिंग और डिसकंटेंट रहेगा, असंतोषी रहेगा, और हमेशा उसकी मांग रहेगी। उसके फ्रेंड्स लोग को, उसके परिवार के लोगों को, उसके कंपेनियन को लगेगा कि वो लालची है, सब तो देते हैं उसको, फिर ये क्यों इतना मांगते रहता है। और इसके कारण क्या होता है कि कभी कभी उन लोग दूर होना पसंद करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उनके प्यार और उनकी जेनरोसिटी, उनकी उदारता की सराहना नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसको मोर चाहिए, उसको मोर एंड मोर चाहिए। तो उसको लगता है जो भी मिल रहा है लेस देन इनफ है ना। तो वो फाइट होएगा उनका। और ये बहुत इंटेलिजेंट रहेगा। सेज वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो क्या करता है, अपनी प्रायोरिटीज की एक लिस्ट बना लेता है। जो उसके पास कम इंपॉर्टेंट है ना, तो वो अपने लालच की लिस्ट में सबसे नीचे रखेगा। और जहां पे उसको सबसे ज्यादा लालच आ रही है, जहां पे उसको सबसे ज्यादा कमी लग रही है, उसको प्रायोरिटी की लिस्ट में ऊपर रखेगा, और पूरी एनर्जी वहीं पर ही वो आ, डालेगा। हम्म, और कभी कभी नहीं, ये अक्सर होता है कि लालची व्यक्ति हमेशा अपना, लालची नहीं बोलती, गंदा वर्ड लग रहा है, ग्रीडी, ग्रीडी, हाँ ठीक है। तो वो ग्रीडी क्या करेगा, अपने जो गोल्स है उसको इतना दूर रख देगा कि उस तरफ उसको, मतलब उसकी पहुंच के बाहर है। पहुंच के बाहर रहेगा तो उसका एक निरंतर एक गतिविधि रहेगी ना, एक डायनामिक उसका चलता रहेगा उस एनर्जी को डालने का। तो अपने गोल के बहुत ऊपर अपना फोकस रखता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा करूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी एनर्जी को पूरी जिंदगी भर वहीं पे मैं लगा के रखे रहूं। जैसे कि कोई मान लो पैसे का लालची है, तो वो 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ मिल जाएगा तो फिर बोलेगा 10 करोड़, फिर 10 करोड़ मिल जाएंगे तो और 1 अरब। वो अपने गोल को खिसका के आगे बढ़ाता जाएगा ताकि उसकी एनर्जी की डायनेमिक कंटिन्यू रहे। आपको मालूम है, पैसे के लिए जब तक आपने इतनी राशि हासिल नहीं की तब तक आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। यही कर करके वो आगे चलता जाएगा। सफलता के लिए भी ये यही है। अगर जो जितना सफल होएगा वो उतना ही और ज्यादा ग्रीडी होता जाएगा और ज्यादा करता जाएगा। सेम ऐसे आध्यात्मिक जागरूकता, मतलब स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए भी है। वो ज्यादा से ज्यादा बुक्स, नॉलेज, मेडिटेशन, मतलब जितनी आध्यात्मिक साधनाएं हैं उसके तरफ वो ज्यादा से ज्यादा करेगा, क्योंकि उसका गोल बहुत दूर है। वो बहुत दूर रखता है जानबूझ के। जो चीज है उससे उसको संतोष नहीं है, उसके लिए कोई भी चीज पर्याप्त नहीं रहेगी, क्योंकि उसको अपने डर को कहीं ना कहीं लगा के रखना है। और वही सुनिश्चित करता है कि वो अपने अस्तित्व के उस विशेष क्षेत्र में वास्तव में संतुष्ट नहीं होगा जिस पे उसको लालच केंद्रित है। मैंने कहा ना, वो कंटेंट होगा ही नहीं, चाहे उसको सफलता कितनी भी मिल जाए, कितना भी पैसा मिल जाए, कितनी भी उसका नॉलेज बढ़ जाए, पर उसका वो, अब उसका जो डर है उसको हमेशा बोलेगा नहीं नहीं, सफिशिएंट नहीं है, मोर मोर मोर। तो वो मोर मोर के ज्यादा ज्यादा के चक्कर में आगे बढ़ता जाएगा। हम लोगों के समाज में पाप के रूप में देखा जाता है लालच को। 7 घातक पापों में जो जीसस ने 7 सिन बताए थे उसमें एक ये है। तो इसके कारण क्या करेगा ग्रीडी आदमी, या तो वो अपने डर को बताएगा ही नहीं कि मेरे को किस चीज का ग्रीड है, वो बताएगा ही नहीं। या बताएगा भी तो वो इस तरीके से अपने ग्रीड को फोकस करेगा कि जो समाज में मान्य है, जो मना नहीं किया जाता है, जैसे सक्सेस है, सभी लोग सक्सेस पाना चाहते हैं तो सक्सेस की तरफ ले जाएगा। ब्यूटी, बहुत सुंदर दिखने की कोशिश करेगा, पार्लर्स वगैरह जाके और बोटॉक्स वगैरह करा के अपनी फेस को बहुत सुंदर रखेगा। मटेरियल गुड्स, ये सब चीजें क्या हमारे समाज में मान्य है। तो उसके लिए क्या करता है कि वो फोकस करेगा कि ऐसे लोगों को मैं ऐसा लालच दिखाऊं ताकि समाज में मैं रहने लायक रहूं। वो कभी ऐसे नहीं बताएगा अपने, जैसे
बहुत ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स की जरूरत है या बहुत ज्यादा धन की जरूरत है, क्योंकि वो थोड़ा नीचे करता है, उसकी डिग्निटी को नीचे करता है, तो वो समाज के अनुसार अपने लालच को फोकस करने की कोशिश करता है। और जो लोग वैराग्य के स्वैच्छिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने भय के साथ, मतलब उनको लालच है पैसे का, तो वो अपने भय के साथ कोई समझौता नहीं कर पाते, इसीलिए वो स्वेच्छा से दरिद्र हो जाते हैं। मतलब अगर वो पैसा पाने की कोशिश कर रहा है, पैसा कमाने की, पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो वो संन्यास ले लेगा, बोलेगा मुझे तो पैसों से मतलब ही नहीं है, पैसा हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में प्रॉब्लम करता है, इसीलिए मैं संन्यास ले लिया, मैं धन को नहीं छूंगा। वो अपने उस डर को फेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो जानबूझ के संन्यास लेके गरीब बन के उस स्थिति को स्वीकार करता है। और ऐसे लोगों को आप आराम से पहचान सकते हो, जो ग्रीडी हैं पर अपना ग्रीड नहीं बताएंगे, पर उन लोग सेंसिटिव होते हैं दूसरों की तरफ, मतलब दूसरे लोगों की ग्रीड को जल्दी पहचान लेते हैं, तो वो दूसरों पर लालची होने का आरोप लगाएगा, और उसको उसकी निंदा करने में, मतलब उसको नीचे करने में उसको मजा आएगा कि देखो तुम लालची हो, तुम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, धर्म के खिलाफ जा रहे हो, पर वो अपनी ग्रीड को नहीं बताएगा। हर समाज, हर कल्चर, सभ्यता जो होती है वो अलग अलग मापदंडों पर टिकी रहती है। जैसे अमेरिका में अगर किसी के पास ये ग्रीड है सेक्सुअल पार्टनर्स बहुत सारे रखने की या बदलने की, तो वहां पे फिर भी वो मान्य है। इंडिया में वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। यहाँ पे अगर कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो यहाँ पे अपमानजनक नहीं है, यहाँ स्वीकार्य है। कहीं पे फूड के प्रति बहुत जो क्रेजी लोग रहते हैं वो मान्य है। मतलब समाज और सभ्यता के अनुसार हमारे लालच के मापदंड भी बदलते हैं, कहीं पे कोई मान्य है, कहीं पे अमान्य है, तो उसके अनुसार ये ग्रीडी पर्सन अपने ग्रीड को सामने लाता है और कड़ी मेहनत करता है। ये जो कड़ी मेहनत करते हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ कड़ी मेहनत जो करते हैं वो सिर्फ समाज के और उसके मापदंडों के अनुसार में ही वो अपनी इन्वेस्ट करते हैं। जहां पे वो वर्जित माना जाएगा ना, वहां पर वो मेहनत नहीं करेगा, या छुपाएगा, या बताएगा ही नहीं, या उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देगा। क्योंकि यदि मान लीजिए इंडिया में, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, किसी को बहुत ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स की जरूरत है, तो वो नहीं करेगा, वो उसको छुपाएगा और दूसरी चीजों के लिए करेगा जहां जो इंडिया में मान्य है। समझ गए होंगे आप लोग। तो इन लालची लोगों को इन मानकों को ध्यान में रखना रहता है। एक जैसे एक एग्जांपल देके बताया, मुझे बहुत तो नहीं पसंद आया, पर फिर भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मुझे ऐसा लगा कि रेलेवेंट नहीं है यहाँ पर फिर भी, एक कम्युनिकेशन के लिए बहुत लालची है। वो बहुत बातचीत करना चाहता है, उसके परिवार में और उसके जो सोशल एनवायरनमेंट है वहां पे बहुत गंदा माना जाता है ज्यादा बात करना, है ना, संचार को बहुत गलत माना जाता है। अब वो क्या करेगा, बहुत चिंता करेगा। अब थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो समझेगा कि जो मैं चाहता हूँ, संचार करना, बातें करना, ये करना, ये सब मेरी निंदा करेंगे या मेरे को सब लोग परेशान करेंगे। तो अब इस थॉट को, इस ग्रीड से अपने को दूर रखने का एक ही विकल्प आता है, उसके सामने ऑप्शन आता है क्या, कि वो एक ऐसे समूह में शामिल हो जाएगा जहां पर संन्यास लिया जाता है ना, जहां पे बात नहीं की जाती है, मौन रखा जाता है, वहां उस ग्रुप में वो चला जाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जो ग्रीडी लोग हैं, या तो ग्रीड को एक्सप्रेस करेंगे, वो सब कर लेंगे, या अपने ग्रीड को अंदर में ही दबा देंगे, आंतरिक बना सकता है उसको। तो जिस भी वस्तु की वो लालच करता है, उसके विपरीत भी वो कर सकता है। क्योंकि अब वो, जैसे आपको एग्जांपल देके बताया कि वो जीवन से पीछे हट गया और सन्यासी बन गया, अब वो अपने सपनों की दुनिया में भाग ले सकता है, मतलब ड्रीम्स देख सकता है अपने, और इस तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट में
एकांत प्रिय और अल्पभाषी बन के दिखाएगा, जबकि उसका ग्रीड क्या है, ज्यादा कम्युनिकेट करना। रेलिवेंट है तो ठीक है। तो जाहिर तौर पे होगा तभी वरदा जी ने लिखा है, जाहिर तौर पर लालच उन लोगों के लिए हमेशा शर्मनाक और परेशान करने वाला होता है जो इससे पीड़ित होते हैं, वाकई उसको उसकी लाइफ में उसका बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो परेशान रहेंगे ही। जो पालन करते हैं या पीड़ित रहते हैं, जो ग्रीड को अपना एक्सप्रेस करते हैं ना कि हाँ मेरे में ये ग्रीड है, तो उसके आसपास के लोग उससे बहुत डरते हैं, क्योंकि सब लोगों के माइंड में साइकोलॉजी में है कि लालची आदमी को दूर रखना चाहिए, वो रिलायबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो अतिक्रमण करता है, मतलब अम, जितना संभव होगा उस वो हड़प भी लेगा, हड़पने के लिए भी पीछे नहीं हटेगा, तो उसे दूर रहना चाहते हैं। अगर कोई बताएगा कि कोई ग्रीडी है, आपका वर्कर या एम्प्लॉय, तो कोई रखना चाहेगा? नहीं रखना चाहेगा ना, क्योंकि पता नहीं वो कहीं ग्रीड के कारण पैसे का गबन न कर दे या कुछ और न कर दे। तो ग्रीडी को हमेशा लोग दूर रखना चाहते हैं। पर ग्रीडी आदमी को मालूम है कि उसके डर के कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पर उसके बावजूद वो नहीं सोचता, क्योंकि उसका डर उसको सोचने नहीं देता कि तेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के कारण ग्रीडी लोगों को बहुत सारे अपने साथियों के साथ रिजेक्शन महसूस करना पड़ता है या शत्रुता महसूस करनी पड़ सकती है। हमारे समाज में दो टाइप के जो हिंसक लालच है उसको मान्य है। एक है ग्रीड फॉर जस्टिस और एक है भोजन के लिए लालच। न्याय के लिए लालच या भोजन के लिए लालच, ये दोनों मान्य है हमारे इंडिया में। और वो इतने स्पष्ट हो जाते हैं कि आपको दिखेगा, जो जस्टिस के लिए लड़ेगा वो पूरे टाइम जुडिशरी प्रोसीडिंग के काम में उलझा रहेगा, और जो भोजन के लिए बहुत लालची है वो बहुत मोटा रहेगा, क्योंकि वो बहुत फूड ले रहा है, बहुत भोजन खाते जा रहा है, तो वो आपको दिख जाएगा। और ये लोग अपने ग्रीड को कंट्रोल, अपनी इस लत को कंट्रोल नहीं कर पाते। जो दो लत बताई ना, जो जस्टिस के लिए और भोजन के लिए, उन लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसे लगता है, उन लोग को दोनों को लगता है कि यदि ये नहीं मिला तो वो मर जाएंगे, चाहे वो न्याय हो या पोषण, तो वो मर जाएंगे। इसलिए उन लोग की एक लत के रूप में होती है, लालच भी नहीं, लत, एडिक्शन के रूप में हो जाती है ये। और कभी कभी लालची व्यक्ति को ये सुनना पड़ता है कि तुम बहुत एक्सपेक्ट करते हो, तुम बहुत अधिक लेते हो, जबकि वो बताता है नहीं नहीं, वही वाला सेंटेंस तो उसको ये सुनने में पड़ता है। तो एक्चुअली ये डर होता क्यों है? हमने हर हर विशेषता को उसके बचपन से जोड़ा है, कि उसके बचपन में ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं जिसके कारण वो ग्रीडी हो गया है। तो हर एक का अपना एक रीजन है। तो इसका रीजन है स्टारवेशन, भुखमरी। अब कोई बोलेगा क्यों बचपन में भुखमरी मरेगी? भाई अगर कोई पैसे वाला है तो वो भुखमरी क्यों महसूस करेगा? वो तो सिर्फ गरीब लोग ही मतलब महसूस कर सकते हैं, शायद खाना नहीं हो। पर ऐसा नहीं है। ये क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मदर और फादर का काम रहता है कि उसको टाइम टू टाइम खाना दे दिया जाए, पर किसी कारणवश मदर देना भूल जाती है, व्यस्त रहे या उलझन में रहे किसी, तो एक मील से दूसरे मील में काफी लंबा गैप हो गया। या कभी कभी मदर को लगता है कि नहीं नहीं, ज्यादा नहीं दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि मोटा हो जाएगा और बिगड़ जाएगा। भाई एक्टिव रहना चाहिए, पतला दुबला अच्छा बच्चा एक्टिव रहता है। तो कई लोग अपने बच्चे को या तो दूध कम पिलाते हैं जानबूझ के, या भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि निश्चित टाइम तक के उसको जब दूध नहीं मिलता है बच्चे को, तो उसको भूख लगती है। और भूख लगने के कारण उसको लगता है कि जब उसके सामने दूसरी बार दूध परोसा जाता है, तो उसको लगता है कि इसको मैं जितना स्टोर कर सकता हूँ कर लूं, क्योंकि पता नहीं अब 2-3 घंटे के बाद मिला है, 3 घंटे के बाद खाना मिला है, तो अब इसके बाद हो सकता है 6 घंटे के बाद मिले। तो उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं उतना ही पीऊं जितना मेरी शरीर की जरूरत है। वो जितना पचा सकता है उतना ज्यादा, उस लेवल तक के वो दूध पीता है, क्योंकि
उसको एक डर है कि अब मुझे नहीं मिलेगा। तो इस समय का जो डर है, वो बहुत कम उम्र में जो ये बच्चे को हो जाता है, अ, उसको विश्वास हो जाता है बच्चे को कि खाना ही प्यार है। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मुझे पर्याप्त मिले, मुझे वह खा लेना है जितना मैं खा सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मुझे फिर से भोजन कब परोसा जाएगा। बेशक ये माँ की गलती नहीं है, बच्चे की जो आत्मा है, उसमें जो ग्रीड की जो मुख्य विशेषता है, उसको विकसित करने की आवश्यकता और प्रवृत्ति होती है, और उसी के लिए ही उसने ऐसी माँ को चुना है। अब क्या होता है कि मान लीजिए बच्चा ज्यादा स्टोर करके ज्यादा पी पी के रख रहा है बच्चा दूध, है ना? और कभी कभी मोटा हो गया, हो जाता है कभी कभी मोटा। अब क्या लगेगा मदर को कि अरे बाबा, मेरा तो बच्चा मोटा हो गया और अब मुझे इसको कम खाना देना है, तो वो क्या करेगी, उसकी रोटियां या उसके चावल की में कटौती करेगी। अब जब ये कटौती कर रही है, बच्चे की नींद अगर 4 रोटी की है और बच्चा मोटा हो रहा है, उसको और आगे ना मोटा होने दे, तो उसको 2 रोटी करेगी। पर इस समय मदर उस समय भी उसके फियर को फीड कर रही है, उसको फीड नहीं कर रही है, उसके फियर को। वो हमेशा खाने के प्रति आसक्त रहेगा, उसको एक लगेगा कि मेरे को पर्याप्त नहीं मिल रहा है, तो ये वहां पर भी उसकी भूख कंटिन्यू रहती है। तो जिनको कम खाना दिया जाता है या इंटरवल्स बहुत होते हैं, उनके में एक भूख वृत्ति जो बोलते हैं ना, हंगर की जो फीलिंग है, वो उनको मालूम नहीं चलती है बच्चे को। तो या तो वो बच्चा खाना भूल जाएगा, उसको ध्यान ही नहीं रहेगा, वो बहुत अंडरवेट रहेगा, या वो इतना खाएगा कि उसको स्टोर करना है महीनों हफ्तों का, इतना, तो वो बहुत मोटा हो जाएगा। तो या तो बहुत मोटे रहेंगे वो बच्चे, या एकदम स्किनी, बिल्कुल खाना ही नहीं, ऐसा। आप समझ गए होंगे कि देखिए भोजन पर्याप्त मात्रा में बच्चे को देना कितना जरूरी है। अब जब वो बच्चा बड़ा हो गया है और बच्चे को समझ में आ गया कि नहीं, मुझे जितनी भूख लगी है, जितनी जरूरत है मेरे शरीर को, उतना ही खाना है, तो उसका जो वो डर है वो सब्लिमेट हो जाता है और वो बैलेंस रहेगा। पर अगर नहीं हुआ, तो वो आजीवन मोटापे के ही कारण दुखी रहेगा। तो वो एडल्ट होने पे अगर सब्लिमेट हो गया, डर चला गया, तो ठीक है, नहीं तो वो। अब हम पहले भी ये बता चुके हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान और विकास का लोभ भी डर की ही अभिव्यक्ति है। उसको हमेशा डर लगता रहता है कि समय पर प्राप्त न होने का भय, जिसके लिए आत्मा प्रयास करती है। उस आत्मा को लगेगा कि अरे बाप रे, मैं अपनी लाइफ तो नहीं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, कहीं मैं अच्छे से ग्रोथ नहीं किया तो मुझे नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा, या मेरे गुड कर्मा ज्यादा नहीं हुए तो मुझे आगे वाले फ्यूचर लाइफ में प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो उसके लिए हमेशा यही वाला रहता है डर कि ज्यादा से ज्यादा वो आध्यात्मिक विकास कर सके। जो एक प्यार करने वाला ऑब्जर्वर है, उसके लिए स्पष्ट है कि उसको लालच है, वो पागलों के समान स्पिरिचुअलिटी में पागल हुआ पड़ा है, उसके ऑब्जर्वर को दिख रहा है जो प्यार करता है। पर वो जो पीड़ित है, वो हमेशा जस्टिफाई करता रहेगा कि मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसलिए, जस्टिफाई करना उनका एक गुणधर्म रहता है। और ऐसा ही उन लोग के साथ भी होता है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए लालच करते हैं, सदा पीसफुल रिलेशनशिप के लिए लालच करते हैं, निरंतर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए कोशिश करते हैं, या शाश्वत सुख या मनोरंजन, जिस भी फील्ड में जाइए, वो अपने आप को जस्टिफाई करेगा कि मेरे को इसलिए है, मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूं, मैं अच्छा ही हूं, पर मेरी जरूरत है, कहाँ मिला है मुझे पूरा, पर्याप्त ही नहीं है, वो ऐसे करके जस्टिफाई करेगा। जो ग्रीड से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए सबसे डरावनी चीज रहती है, उनको एडिक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। एडिक्शन उनके लिए नेतृत्व करता है उनके जीवन में। किसी भी प्रकार के अगर आप एडिक्शन वालों की लिस्ट बनाएंगे, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसमें ग्रीड वाले लोग ही रहेंगे। जिसको भी आराम की कमी का डर रहता है, वो स्लीपिंग पिल्स खाएगा या पेन किलर्स खाएगा। जो डिपेंडेंसी के ग्रीड की तरफ रहता है कि मैं डिपेंड हो रहा हूँ, तो या उनकी में इंटेंसिटी कम है, तो वो साइकेडेलिक मेडिसिन की तरफ जाता है।
सुरक्षा और गुमनामी का जो लालच है वो उनको शराब की तरफ लेके जाता है। ऐसे ही सफलता, सेक्स, धन जिसके लिए भी है, सबके लिए वो कोई ना कोई एडिक्शन लेगा। अब जैसे मैंने कहा कि ब्यूटी के लिए जो बहुत एडिक्टेड रहते हैं, वो मोस्टली या तो पार्लर्स में रहेंगे या सर्जन्स के पास रहेंगे। इसमें लिखा है कि आप हर कुछ महीनों में उनको ब्यूटी सर्जन के पास देखेंगे। क्योंकि जब भी कमी का डर हावी हो जाता है, तो इतना हावी हो जाता है कि वो अपना मास्टर नहीं रह पाता। उसका जो डर है, उसका जो ग्रीड है, वो उसके ऊपर कंट्रोल करने लग जाता है। अगर मान लीजिए ग्रीडी व्यक्ति सोचता है कि हाँ, अब ये मेरा ग्रीड है, अब मेरे को उसको करना है, इसका सामना, और इसकी दास्ता से बचना है, इसकी स्लेवरी से बचना है, तो सबसे पहले उसको उस फील्ड का पता लगाना चाहिए कि उसका लालच अभी कहाँ पर है। और जैसे जो मैंने कहा, स्वैच्छिक तपस्या थूकता है। स्वैच्छिक तपस्या यहाँ पे इसलिए कहा है कि ग्रीड वाला व्यक्ति जिसमें भी ग्रीड रखेगा, उस तरफ वो पूरी एनर्जी, पूरी अपने लाइफ का ध्यान, अटेंशन वही लगाता है। तो वो एक तपस्या के रूप में वो करता है, बिल्कुल। तो इसके लिए इसमें एक ये भी लिखा हुआ है कि जो वैराग्य का एक छिपा हुआ बहुत ही खतरनाक पक्ष है, वैराग्य। इतना लालच रहता है कि वो लोग वैरागी भी हो जाते हैं, सब कुछ, क्योंकि वो अपने डर का सामना नहीं कर पा रहे हैं, अपने ग्रीड को नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, तो वैराग्य की तरफ भी वो चले जाते हैं। तो उस ग्रीडी व्यक्ति को समझना चाहिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, साथ ही उसको प्राप्त करना सबसे कठिन है। अ, एक ग्रीडी व्यक्ति को समझना है कि अपने लालच के फोकस को स्पष्ट रूप से वो डिफाइन करे कि कहाँ पर है, और क्या मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ। क्या मैं खुद को अधिक लेने की अनुमति दे सकता हूँ, क्या मैं इसको ओपनली कर सकता हूँ। और इस तरीके से वो अपने ग्रीड को पहचान के उसमें बैलेंस करने की कोशिश कर सकता है। उसको ग्रीड, नीड और वांट्स, मतलब जरूरत, वासना और लालच। वासना, आप कई चीजों की हम बहुत तीव्र इच्छा करते हैं। लालच, जिसमें आप अपनी पूरी एनर्जी डाल रहे हैं। तो उस तीनों में उसको फर्क आना समझना चाहिए। और अगर मान लो वो अपने ग्रीड का सामना अच्छे से कर ले रहा है, समझ ले रहा है कि हाँ ठीक है, ये मेरा ग्रीड है, इसको स्वीकार भी कर लिया, तब वो देखेगा कि उसके पास पहले से ही अधिक है जितना उसने सोचा था, या उससे अधिक प्राप्त किया है। जितना है बहुत है उसके पास। और जिस भी क्षेत्र में कमी महसूस करता है, तो उसको लगता है कि वहां पर वो बहुत गरीब है। अगर वो करीब से देखेगा, तो निरीक्षण पर उसको खुद ही एहसास होगा कि जिस क्षेत्र में वो सोच रहा है कि मैं गरीब हूं, वहां पर वो गरीब नहीं है, उतना असहाय शिकार नहीं है जितना उसने अपने आप को इमेजिन करके रखा है। और कोई भी ईश्वर या व्यक्ति उसकी मनचाही चीज से पाने के लिए उसको वंचित नहीं करने की कोशिश कर रहा है, वो आराम से पा सकता है। तो जब उसको ये एहसास हो जाएगा कि अब वो एडल्ट हो गया है, और अब मुझे खाने की भी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है जो मुझे बचपन में मेरी मदर ने मुझे कम खाना दिया था और मैं भूखा था। तो वो इस समय अपने, अब मेरी जान को भी खतरा नहीं है, क्योंकि उस समय तो उसकी सर्वाइवल का इशू था ना, कि खाना नहीं मिल रहा है। तो वो, और ये भी महसूस करेगा कि अब मैं एडल्ट हो गया हूँ, खुद को खिला सकता हूँ, खुद को प्यार दे सकता हूँ, खुद को अटेंशन दे सकता हूँ, जो मुझे बचपन में नहीं मिली। तो उस समय वो अपने उस फूड वाले एडिक्शन को, ग्रीड को, वो कम कर सकता है। और वो खुद विश्वास करेगा कि उसका ग्रीड लंबे समय तक के नहीं रहेगा। जब अपने ग्रीड को हम पहचानते हैं, समझते हैं, और उसके फोकस पॉइंट को हम थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, तो विश्वास हो जाएगा कि जो भी वो चीज पाना चाहता है उसे मिल जाएगी। और उसका विश्वास करना गलत है कि उसको नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। अब आखिरी के पैराग्राफ में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि ग्रीड वाले को अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ एक काम करना चाहिए, ताकि उसकी जो कमी का जो डर है, वो डेली रूटीन की लाइफ में धीरे धीरे संतुष्ट होके ठीक हो जाए। जैसे मान लीजिए भूख का है, तो उसमें लिखा है कि केक के 12 टुकड़े खा लीजिए आप। बिल्कुल, आप
डिजर्व करते हैं, आप खाइए, ताकि वो जो कमी का एहसास है वो आपका चला जाए। जिनको प्यार में हमेशा कमी लगती है, उसको प्यार की एक अच्छी, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी रात बितानी चाहिए, ताकि वो सचेत रूप से अपने को अनुमति दे दे कि ठीक है, मेरे को जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है। या जिसको कुछ शॉपिंग का बहुत ग्रीड है, कपड़ों का या किसी और चीज का, तो वो पूरे दिन भर वो शॉपिंग करे, पूरे दिन भर वो शॉपिंग करके अपने उस डर की कमी के डर को दूर कर सके। चाहे उसको पूरे दिन भर की शॉपिंग के लिए थोड़ा लोन भी लेना पड़े ना, तो ठीक है, वो लोन ले ले, धीरे धीरे निपट जाएगा। पर कम से कम उसके पर्याप्त नहीं होने का डर तो दूर हो जाएगा ना, तो वो दिन भर भी शॉपिंग कर ले। और रिश्तों में ऐसे जो ग्रीडी व्यक्ति होते हैं, वो रिश्तों में हमेशा अधिक प्यार, अधिक कोमलता और अधिक अटेंशन पाने के भूखे रहते हैं। अब इस समय दोनों पार्टनर्स का काम है कि वो आराम से बैठें, इस आवश्यकता को पूरा करने या इस पर हंसने के लिए एक साथ राजी हुए और एक दूसरे को मदद करें। मतलब इस प्रकार के एक कॉन्शियसली जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने पार्टनर के साथ, यदि किसी को लगता है कि उसका लव कम मिल रहा है उसको, तो वो जब दोनों पार्टनर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, हंसेंगे इस पे कि अरे तुम्हारा फियर ऐसा है, और हम्म, तो उनको समझ में आएगा कि जो डर था उतना डरावना नहीं है जितना वो सोच के रखे थे। मतलब पार्टनर्स दोनों एक दूसरे को लव के द्वारा सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आए। और इस तरीके से ग्रीडी आदमी अपनी खोखली भावना को स्वीकार करना सीखेगा, और ऐसा करने से पहले जो डर था उसका, उसके करने से पहले उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट, संतुष्टि और संतोष दोनों का अनुभव होगा। तो हर करेक्टरिस्टिक के बाद इसमें एफर्ट्स लिखे हैं कि आपको क्या करना है। जैसे स्टबर्ननेस के साथ टच वाला यहाँ पे है कि आप जिस भी चीज का आपको कमी लग रही है, चाहे शॉपिंग के लिए हो, चाहे प्यार के लिए हो, चाहे और किसी चीज के लिए हो, खाने के लिए हो, तो आप उसको कम से कम डेली लाइफ में उसको कंप्लीट करके आप अपने आप को कंटेंट करें, संतुष्ट करें और संतोषी बने। तो बहुत ही प्यारा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पर उनके चैप्टर खत्म हो गए। इस चैप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ था, मैं 90% आप लोग को मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। और अब टाइम है तो मैं थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूंगी। कई लोगों ने कहा कि नीता मैडम आपका भी तो फियर होगा। मैं आप लोग को 1 मिनट बस पीपीटी दिखाना चाहती हूँ। बहुत थोड़ी सी है, सिर्फ इसलिए ताकि आपके विजुअल, आपके मन में ये चीज रहे। देखिए बहुत लोगों में होगा, ये बात दूसरी है कि कोई बताएगा नहीं हम लोगों को, है ना, क्योंकि ग्रीड को बहुत ही गंदा मानते हैं। तो 1 मिनट, मेरा नेटवर्क स्लो है लैपटॉप में, तो शायद थोड़ा सा धीरे धीरे आ रहा है। हम जब ये पूरे सातों हो जाएंगे, अब बच्चे 2 हैं, कल मैं एरोगेंस लूंगी और परसों मैं इम्पेशंस लूंगी। सिर्फ 2 करेक्टरिस्टिक बचे हैं, उसके बाद मैं एक इंटीग्रेशन का लूंगी, ताकि आप लोग के मन में जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए। क्योंकि मैंने हर चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ा है, तो मैं बहुत कुछ आप लोगों के आंसर दे सकती हूँ। ये नहीं कहूंगी कि मैं सब जानती हूँ, पर हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग के आंसर दूं। आप लोग को दिख रहा है ये? देखिए ये सारे उसके ग्रीड हैं। मोर हैप्पीनेस, मोर फ्रेंडशिप, मोर लव, मोर ब्यूटी, मोर एनलाइटनमेंट, मोर सेल्फ रियलाइजेशन। और ये उसके बचपन में जो उसकी माँ के द्वारा अपर्याप्त भोजन दिया, 2 भोजन के बीच में बड़ा अंतराल रखा, और बच्चे को भूख का अनुभव हुआ। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो लालच, जरूरत और वासना में भेद नहीं कर पाता, और उसको हमेशा अंदर एक खालीपन और शून्यता की अनुभव होती है। एडिक्शन के प्रति उनका बहुत झुकाव रहता है, हमेशा अतृप्त रहते हैं और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। जैसे कई लोगों ने कहा कि आप अपना भी फियर बताइए, अपना भी करेक्टरिस्टिक बताइए।
तो मुझे बताने में शर्म नहीं है, मेरा ये फ़ियर है और कई समय पहले से इस फ़ियर को मेरे हस्बैंड पहचानते थे। देखिए, अगर मैं अपने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने जब इस फ़ियर को समझी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ कभी-कभी। मेरे पास सब कुछ है, ग्रीड मेरे को मतलब परेशान बहुत करता है मुझे। बचपन में जब मैं 10th तक की थी, तब तक की मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। अच्छी थी, अच्छों में अच्छी थी। पर जब जैसा कि इसमें लिखा है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक आता है आपका 16 से 25वें साल में। आपको याद होगा मैंने बताया जब चीफ कैरेक्टरिस्टिक अपने पूरे प्लेटू स्टेट में आता है, मतलब पूरे पठार वाले स्थिरीकरण में आना शुरू होता है 16 से 25। जब मैं 11th में गई तो मैं इतना पढ़ने लग गई कि मैं बुकवर्म के नाम से फेमस थी। मैं पूरे समय पढ़ती थी और एक सक्सेस एक मतलब बोलना चाहिए पढ़ाई के लिए पागल थी। फिर उसके बाद मुझे एंटरप्रेन्योर बनने का भूत चढ़ा, भूत बोलना चाहिए एक जुनून चढ़ा। मैंने बिजनेस वर्ल्ड से लेके बिजनेस इंडिया जितनी उस समय बिजनेस से रिलेटेड मैगजीन्स आती थी, मेरे पूरे बुक शेल्फ में ऐसे मैगजीन्स पड़ी रहती थी। मेरा पॉकेट मनी पूरे उस मैगजीन्स में जाता था क्योंकि मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना था इंडिया की। पर मेरी मैरिज ऐसे फैमिली में हुई जहाँ पे लेडीज को बिजनेस नहीं करने दिया जाता है। फिर मैं बहुत जल्दी मदर भी बन गई। तो मैंने अपनी पूरी एनर्जी को बच्चों के पालन में डाल दिया। बच्चों से रिलेटेड मैं बुक्स पढ़ने लग गई। मतलब समझ रहे हैं आप, जो भी चीज है उसमें परफेक्शन का पागलपन। फिर हेल्थ मेरी ज्यादा बढ़ गई थी तो मैंने वॉक करना शुरू किया। तो वॉक में 12 किलोमीटर्स पर डे करती थी। 12 किलोमीटर जो रोज चलेगा उसके घुटनों में प्रॉब्लम होगा ही। तो मुझे डॉक्टर के द्वारा समझाया गया कि आप एक्सेस कर रही हैं, बहुत ज्यादा कर रही हैं। फिर मेरी लाइफ में एक स्टेज आई कि मैं हनुमान जी की भक्ति करने लग गई। तो एक्सट्रीम में हर चीज में एक्सट्रीम में करती हूँ। हर मंगलवार शनिवार को मंदिर में बैठे रहना, पूरे समय हनुमान जी के भजन, हनुमान जी की कथा, मतलब पूरे मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे था मेरा। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते थे कि तुम हमेशा अति पे क्यों जाती हो, एक्सट्रीम में क्यों जाती हो, मॉडरेट क्यों नहीं रह पाती हो तुम। पर मेरे साथ नहीं होता था, मुझे नहीं समझ में आता था क्यों। योगा करे, जिम करी, तो जिम में इतना जिम करती थी कि मुझे जिम वाले ने निकाल दिया कि मैडम या तो प्रोटीन बढ़ा दीजिए या जिम में मत आइए क्योंकि आप ओवर में थिन हो गई हैं। मतलब हर चीज जब मैं करती थी तो मैं एक्सट्रीम में करती थी। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों करती थी, मेरा क्या था वो रीजन। फिर जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, तब तक के तो मेरे पास थोड़ा बहुत दूसरा था फोकस करने का पॉइंट। जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई तो ज्यादा बुक्स, ज्यादा नॉलेज, ज्यादा गुड कर्मा, ज्यादा एनलाइटमेंट, ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें मैं बहुत ज्यादा बिजी रहने लग गई। कुछ सालों, 1 डेढ़ साल पहले तक के मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बहुत बार इस बात पे बहस हुई कि तुम फिजिकल लाइफ को इग्नोर कर रही हो, तुमको अपनी लाइफ जीना चाहिए। तुम अपनी लाइफ को जीने आई हो सिर्फ पढ़ने के लिए और ये सब करने के लिए ही नहीं है। क्योंकि मैं मूवीज जाना बंद कर दी थी और बहुत सी चीजों में मैं टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मुझे लगता था कि मैं एक मूवी देख के आती हूँ तो 3 घंटा टाइम वेस्ट करने से अच्छा था मैं कोई आर्टिकल पढ़ लेती, कोई एक मैगजीन पढ़ लेती या कोई अच्छा यूट्यूब में देख लेती। अगर ज्यादा देर किसी से फोन में बात कर लेती तो मुझे लगता है कि 1 घंटा बात करने से अच्छा था मैं ये वाले नोट्स बना लेती या ये बुक का मैं ये चैप्टर पढ़ लेती। तो क्या होता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो और आपका ये ग्रीड रहता है तो आप बैलेंस करने में बहुत मुश्किल करते हो। इस बारे में हमारे मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत बार लड़ाइयाँ हुई और मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि वो हमेशा मुझे बैठ के प्यार से समझाते हैं। मैं आज ही जब इस चैप्टर को फिर से पढ़ रही थी आज बोलने के लिए तो मुझे याद आ रहा था कि 25 सर से जो मेरा लास्ट कन्वर्सेशन था ऋषिकेश में नवंबर में। तो मैं सर के पास गई थी और घुटने के बल बैठ के उनके साथ बैठ के बातें कर रही थी और मैंने कहा कि सर मुझे बहुत एनर्जी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल सर्विस में आके बहुत सारे काम ले लेती थी और बहुत बर्डन हो जाता था और उसके कारण मैं थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो जाती थी और अपनी लाइफ को थोड़ा कम ध्यान देती थी, अपनी बॉडी को या अपनी लाइफ को भी। तो मैंने सर से उस समय कहा कि सर मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। तो सर ने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा
और कहा कि क्या जल्दी है, अनंत यात्रा है, अनंत काम करने हैं आपको। मैंने कहा सर मुझे नहीं मालूम, मुझे बस बहुत सारे काम करने, और मैंने जोर से उनको हक किया। तो आज तुरंत मेरे दिमाग में वो आया कि मेरा लास्ट कन्वर्सेशन भी मेरे गुरु के साथ यही था, मेरे इस पॉइंट पे। तो ये मेरा है फियर। और इतनी मजे की बात बताऊं, आज प्रदीप सर की फोन आई और प्रदीप सर ने कुछ बात कर रहे थे, तो मुझसे कहा कि आज कुछ ट्रांसलेशन के लिए उन्होंने मुझे दिया है एक बुक का, तो मैं ट्रांसलेशन ले रही थी। मैंने कहा सर मेरे सेशन चल रहे हैं। बोले अच्छा आज कौन से टॉपिक पे ले रहे हो? तो मैंने कहा सर ग्रीड पर। अच्छा तो तुम आज अपने को डिस्क्राइब करने वाले हो? मैंने कहा यस सर। और बोले हाँ नीता, जब तक कि मैं आर्किटाइप नहीं पढ़ा था ना, तब मैं सोचता था कि तुम इतनी बुक्स क्यों पढ़ती हो, तुमको इतना ज्यादा सेशन लेने का क्यों मन होता है। अब मुझे समझ में धीरे धीरे आने लग गया कि तुम्हारा यही करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, जस्टिफाई करो, क्योंकि ये हमारी सोल का एसेंस है। अब जब ये वाला चैप्टर मैंने आप लोग को बताया कि मैंने मोना के टाइम में पढ़ा, जिस समय मैंने पढ़ा तो मेरे बोलते हैं ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि वाकई मेरे हस्बैंड मुझे कितने सालों से ये एक मिरर के रूप में दिखा रहे हैं कि नीता तुम एक्सट्रीम में जा रही हो, तुम एक्सट्रीम में जा रही हो हर चीज में। और अभी भी मैं एक्सट्रीम में हूँ। तो मेरे को क्या करना चाहिए? अपने लिए बैलेंस करना सीखना चाहिए कि ठीक है यही जन्म थोड़ी है, और कौन कहता है कि आखिरी जन्म है? कोई आखिरी जन्म नहीं है। वो पत्री सर हमको बड़े प्यार से एक कुछ कार के बोलते थे कि जो भी सर्विस करता है वो आखिरी जन्म है। नहीं, क्योंकि अभी हम प्योरिफाइड नहीं हुए हैं फ्रेंड, अभी हम अरिहंत नहीं बने हैं। तो जब तक कि मैं अरिहंत नहीं बनूंगी तब तक के तो मुझे पृथ्वी पे आना ही है। तो ठीक है, इस जन्म में कुछ काम नहीं पूरे कर पाऊंगी तो दूसरे जन्म में कर लूंगी, क्या जल्दी है? सर ने, मेरे गुरु ने भी तो वही कहा कि कह के गए हैं कि अनंत यात्रा है, अनंत काम करने हैं तुमको। तो मैं करूंगी धीरे धीरे। उसके बाद जब से मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, उसके बाद मैं बहुत अवेयर हो गई हूँ अपनी इस चीज के लिए। मेरे दो फेवरेट प्रोजेक्ट को मैंने इस 15 दिन में छोड़ दिया है। अगर वो दोनों प्रोजेक्ट मैं करती तो मेरी बहुत तारीफ होती, मुझे बहुत शाबाशी मिलती और मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन होता। पर उसके बावजूद मैंने अपनी ग्रीड को पहचाना, क्योंकि उसके कारण मुझे बहुत कुछ खोना भी पड़ता। शायद फिजिकल लाइफ, चाहे हेल्थ, चाहे एक पीस। क्योंकि जब बहुत काम करते हो तो आपके में इनर पीस नहीं रहती है। तो वो दो प्रोजेक्ट को मैंने खुद अपने में से निकाल दिया कि नहीं नहीं था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुम्हारे में ग्रीड है ना, कोई बात, शांत, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से तुम पाना। फिर जैसे 2-3 दिन मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, मान लीजिए कोई बुक वुक पढ़ना है, जैसे मुझे एक चीज पढ़ना है और मैं नहीं कर पाई, तो रात को सोते समय मुझे बड़ा टेंशन होता है कि कितनी आज टाइम वेस्ट कर दी, आज इतना देर बात की, आज इतना देर मैं अपने ग्रैंडसन का वीडियो देखते रही। नहीं नहीं, मुझे कर लेना था। फिर मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि नो, इट्स ओके, तुमने लाइफ एंजॉय किया ना, इट्स ओके। फिर कभी कोई जरूरत नहीं है जल्दी करने की। तो ये मुझे बार बार अपने को अवेयर करना पड़ता है। बिल्कुल प्रदीप सर ने आज बोला कि यही तो इस बुक की खूबी है कि ये हमको एक रिफ्लेक्शन के रूप में दिखा रहा है कि ये आपका फियर है, पर अब आपको कैसे काम करना है, अपनी लाइफ को कैसे एक पीसफुल तरीके से लेके जाना है कि आप लाइफ को एंजॉय भी करो, और कोई भी आपका करेक्टरिस्टिक हो, चाहे स्टबर्नेस हो, चाहे बोलना चाहिए इम्पेशंस हो, चाहे एरोगेंस हो, उसको अपने आध्यात्मिक विकास के लिए यूज करना है, परंतु बैलेंस करते हुए। तो थैंक यू वर्दा जी को जो इतनी प्यारी बुक लिखी, और अगर वो बुक नहीं मिलती तो शायद मैं ये लाइफ लॉन्ग कभी एक्सेप्ट नहीं करती कि मेरे में ग्रीड है। क्योंकि हम हमेशा लालच को बहुत ही गंदे नजरों से देखते हैं। तो अगर कोई पैसे का लालच कर रहा है तो आप ये समझ जाइएगा कि वो यंग सोल है, कभी वो सेज बनेगा, कभी वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फिर भागेगा। ठीक है, ये पड़ाव है, हर एक की अपनी अपनी यात्रा के अलग अलग अनुभव हैं, तो अभी वो अनुभव कर रहा है पैसे के लिए। और मैं एक बात बता दूं आप लोग को, जो बचपन की बात बता रही हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, मेरे घर में मेरे 6 भाई बहन मेरे से बड़े हैं। तो हो सकता है मेरी मदर ने मुझे वो फीड नहीं दिया हो। तो क्या हुआ था कि जब मैं
जब तक के टीनेज में आई थी, टीनेज नहीं, मेरी मैरिज हुई थी, तब तक के मैं एकदम थिन थी, मतलब बहुत ही पतली दुबली थी मैं। और उसके बाद मेरी हेल्थ बढ़ी, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक फियर है, जो फीचर है, वो मैंने अपने बेटे को भी डाला है। मेरे बेटे को मैंने जानबूझ के नहीं दूध की कमी करी होगी, मैं बहुत याद करी, क्योंकि मेरे बेटे में मेरे को ग्रीड दिखता है। उसको मटेरियलिस्टिक चीजों का, अपने फ्यूचर का, अपने सक्सेस का एक जुनून है। तो मैं उसको बहुत बारीकी से देखती थी और समझ नहीं पाती थी कि क्यों वो पैसे के लिए इतना करता है, मतलब है उसको। जब मैं इसके पूरे चैप्टर को पढ़ रही थी, तो वो बचपन में जब बड़ा हुआ, 1.5-2 साल का हुआ, तो वो इतना खा लेता था, इतना खा लेता था कि उसको समझ में नहीं आता था, और वो वॉमिट करता था। तो हम हमेशा ध्यान रखते थे कि अगर उसका खाना हो गया तो हम उसकी प्लेट छीन लेते थे कि कहीं वो वॉमिट न कर दे, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं चलता था कि उसका कहाँ पे पेट भर रहा है। ये प्रॉब्लम उसको 4 इयर्स तक के होता रहा। तो ये फियर मैंने ही अपने बेटे में डाला है, क्योंकि शायद इसीलिए इसीलिए ही उसने मुझे चूज किया होगा, ऐसी मदर जो, जिसके में वो फियर है, वही वाला मेरे में भी डेवलप करने में मेरे को सहायता करेगी। तो एनीवे, मैंने इसका पूरा नोट्स अपने बेटे को भेज दिया है और बताया है उसको, तो वो हंसते रहता है, पढ़ेगा वो जरूर। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो चीज लिखी हुई है, एम्प्टीनेस, खालीपन, मेरे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, जरूरत से ज्यादा है मेरे पास, पर उसके बावजूद मेरे में एक एम्प्टीनेस हमेशा रहता है। और ये वाला क्वेश्चन मैं प्रदीप सर से पूछी थी। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे इस बुक को पढ़ने के पहले। पहला क्वेश्चन पूछी थी मैंने कि सर, मैं जब स्वाध्याय करके लोगों को बताती हूँ तो मेरा बहुत टाइम जाता है। मैं अगर एक बुक को पढ़ के रख दूंगी तो खत्म, पर अगर मैं नोट्स बना के लोगों के लिए स्वाध्याय करती हूँ तो मेरे को कभी 15 दिन, कभी 1 महीना लग जाता है, तो मेरा टाइम वेस्ट लगता है। सर, उतने टाइम में तो मैं 6 बुक और पढ़ लूं, तो मैं क्या करूं? तब तक के सर ने इस बुक को नहीं पढ़ा था। सर ने बोला कि तुम अपने दिल को फॉलो करो, तुमको जो अच्छा लगता है करो। फिर मैंने सर से हमेशा पूछती थी कि सर, मेरे को एक एम्प्टीनेस लगती है, जबकि मैं कोई चीज की कमी नहीं है, क्यों लगती है? तो सर बोलते थे कई बार एनर्जी शिफ्ट के लिए होता है या कुछ होगा, म- मत ध्यान दो और तुम आगे बढ़ते जाओ। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे आंसर मिला कि जो मेरा ग्रीड है कि मैं स्वाध्याय करके, देखिए कोई भी नोट्स बनाएगा तो टाइम तो लगेगा ना फ्रेंड। फिर जब मैंने देखा कि ये मेरा आर्कीटाइप है, मेरा बोलना ही है काम, और मेरी सोल ने नीता को उतारा ही सिर्फ बोलने के लिए है, तो फिर 1 महीना लगे या 5 महीने लगे, मेरे को क्या करना है? मेरा काम ही है, मेरा आर्कीटाइप है, मेरा, मेरे सोल का एसेंस है वो। तो मैं कितना भी मेहनत करना पड़े मैं करूंगी, मैं लोगों को एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाऊंगी, क्योंकि सेज की क्वालिटी होती है सत्य के पीछे भागना और सत्य को लोगों के साथ शेयर करना। तो ये मैं आंसर पा ली। फिर जो मैं एम्प्टीनेस का पूछती थी सर से, ये भी मेरे को आंसर मिल गया। और फिर सर ने मेरे को इस बुक में भी लिखा है कि उसको अपनी एम्प्टीनेस का स्वीकार करना है, कि मैंने कहा ना वो सेंटेंस कि उसके पेट में ऐसा छेद होता है जो कभी भरा नहीं जा सकता। तो वो एम्प्टीनेस पता नहीं मेरे ज्यादा नॉलेज लेने के लिए है या क्या, मुझे नहीं मालूम, पर जो भी है उसको स्वीकार करती हूँ। और जिड्डू ने भी बहुत सुंदर तरीके से एम्प्टीनेस का समझाया है। तो क्या सर ने क्या आंसर दिया नीता मैम? सेकंड वाले का, एम्प्टीनेस का। एम्प्टीनेस के लिए बोले थे कि कई बार एनर्जी शिफ्ट होती है तो एम्प्टीनेस लगती है, तो हर बार थोड़ी एनर्जी शिफ्ट होती है। मुझे बहुत बार लगता है, मतलब खाली बैठे भी रहती है तो कई बार लगता है कि बहुत खालीपन है, क्या है वो? ठीक है, जो भी है। ऐसे नहीं कि फ्रेंड्स कम हैं या मेरे रिलेटिव्स प्यार करने वाले कम हैं, पर रहता है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने इतना टाइम आप लोगों से अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग का ले लिया। मैं चाहती थी कि आप मेरे अनुभव से सीखें,